बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा नेक्स्ट कंटेंट वर्क एंड सर्कुलर मोशन का बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे आज, जो कि डायरेक्शन से रिलेटेड है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की। अब बेटा इनकी डायरेक्शंस अगर पूछा जाए कैसे हम फाइंड करते हैं तो बाय राइट हैंड रूल हम लोग बेटा जी फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड रूल में बेटा जी फिंगर्स कर्ल की जाती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द सर्कुलेटिंग बॉडी, जबकि इरेक्ट थंब जो होता है वो हमें डायरेक्शन देता है बेटा जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास अगर तो मोशन क्लॉकवाइज है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटीज़ वगैरह जो हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं बेटा। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इन्हें हम पॉजिटिव लेंगे। अब बेटा एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव मैंने मेंशन कर दिया, इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज में मैंने नेगेटिव मेंशन कर दिया, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ये फैक्टर पॉजिटिव होंगे। अब क्लॉकवाइज में बेटा जी हमारे पास नेगेटिव है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि डायरेक्शन या तो फिर डाउनवर्ड होगी, आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिएगा, थंब डाउनवर्ड आएगा अगर क्लॉकवाइज कर्ल करते हैं, या अगर आप पेज के हिसाब से या वाइट बोर्ड के हिसाब से करते हैं तो इनटू द पेज जो है वो थंब आएगा। इसका मतलब जब भी आपका हैंड की फिंगर्स क्लॉकवाइज रोटेट करें तो डायरेक्शंस में या तो डाउनवर्ड का वर्ड यूज़ होगा या इनटू द पेज का। इसके बेटा जी क्रॉस हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास डायरेक्शन होती है मोशन की बॉडीज़ की। इसमें हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटीज़, एंगुलर एक्सेलरेशन या तो अपवर्ड होंगे या फिर वो आउट ऑफ द पेज होंगे बेटा जी। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो एस होता है यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल is always parallel to its tangential velocity, and similarly angular displacement is always parallel to angular velocity। अब बेटा जी हमारे पास यानी कि चाहे लीनियर मोशंस हैं, टेंजेंशियल क्वांटिटीज़ हैं, लीनियर क्वांटिटीज़ हैं कोई भी, या एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं, इनमें वेलोसिटीज़ और डिस्प्लेसमेंट्स की डायरेक्शंस हमेशा सेम रहती हैं। अब बेटा जी यहाँ पे हमारे पास कहते हैं फॉर सिंगल सर्कल R इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर एक सिंगल सर्कल है जिसमें R कॉन्स्टेंट होगा तो सबको इस बारे में बखूबी पता है कि V इज़ इक्वल टू R ओमेगा होता है। R कॉन्स्टेंट है तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा हो जाएगा, यानी V टेंजेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। अब बड़ा यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करती है, अब R तो कांस्टेंट है, इसका मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। और हम पढ़ते आए हैं जब वेलोसिटीज़ इंक्रीज करती हैं, बॉडीज़ की स्पीड्स या वेलोसिटीज़ इंक्रीज करती हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज़ जो हैं ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ की है तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन पैरेलल होंगे। इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी के इंक्रीज़ करने से सिंगल सर्कल में टेंजेंशियल वेलोसिटी भी इंक्रीज़ की होगी, जिसका मतलब है फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब इसके बेटा जी रिवर्स प्रोसेस है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर जाती है, R कांस्टेंट है, तो फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी भी डिक्रीज़ करेगी। और जब जब बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ डिक्रीज़ करती हैं, चाहे लीनियर मोशन हो या एंगुलर मोशंस हो, उनकी वेलोसिटीज़ और एक्सेलरेशंस जो उनके रिस्पेक्टिव होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाते हैं। तो अब एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल होंगे। सिमिलरली एंगुलर टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। जब पैरेलल हैं तो इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा, जब ये एंटी पैरेलल हैं तो इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री होगा बेटा। अब देखिएगा अगर बॉडी मूव कर रही है क्लॉकवाइज, जैसा कि आपने फ़ैन को मूव करवाया, ठीक है जी, और उसका स्विच ऑफ कर दिया। अब फ़ैन मूव कर रहा था, रोटेट कर रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से, आपने जब उसका स्विच ऑफ किया तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो गई, आप फ़ैन की मोशन को देखते हैं, फॉर एग्जांपल वो एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन में डायरेक्शन क्या आनी चाहिए, डाउनवर्ड। इसका मतलब अब एंगुलर वेलोसिटी तो डाउनवर्ड है लेकिन उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अपवर्ड कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि अब एंगुलर वेलोसिटी उस फैन की डिक्रीज़ कर रही है। जब डिक्रीज़ कर रही होगी तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर लेंगे, जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की आएगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही रहेगा। अब बेटा जी इसका मतलब ये हुआ कि जब जब बॉडीज़ जो हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए अपनी वेलोसिटीज़ को डिक्रीज़ करती हैं, तो अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रही थी
तो क्लॉकवाइज मूव करते हुए अपनी वेलोसिटीज़ को डिक्रीज कर रही हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी या इनटू द पेज होगी, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन इसके रिवर्स मतलब एंटी पैरेलल होगा। तो एंटी पैरेलल डाउनवर्ड के लिए फिर वो अपवर्ड होगा या इनटू द पेज की जगह पे उसे हम आउट ऑफ द पेज बोलेंगे। अब नेक्स्ट बेटा जी, इसी तरह अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर गई है, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज में एंगुलर वेलोसिटी तो अपवर्ड रहेगी, आउट ऑफ द पेज रहेगी, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट आ जाएगा, मतलब या तो वो डाउनवर्ड होगा या फिर इनटू द पेज होगा बेटा जी। अब नेक्स्ट देखिएगा, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आपने याद रखना है, U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर, जबकि एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन है V एस्केप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 जी एम ओवर आर, जिसे 2 स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर रूट भी लिखा जा सकता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी में V ऑर्बिटल इज इक्वल टू जी एम ओवर स्मॉल आर का स्क्वायर रूट, जबकि इसे जी आर स्क्वायर रूट भी लिखा जा सकता है। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशंस 3 आपने याद रखने हैं। यहाँ से आपको पता चल रहा है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इन इनवर्स रिलेशन विद आर, एस्केप वेलोसिटी इज इन इनवर्स रिलेशन विद स्क्वायर रूट आर, वेयर एज ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इन इनवर्स रिलेशन विद स्क्वायर रूट आर। अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये स्मॉल आर के साथ स्क्वायर रूट आर के साथ डायरेक्ट रिलेशन में भी है, लेकिन बेटा जी हमने वो फार्मूला चूज़ करना है जिसमें आर के अलावा बाकी सारे फैक्टर यूनिवर्सली कांस्टेंट हों, हम जितनी भी हाइट्स चेंज करें उनकी वैल्यूज़ में फ़र्क ना आए। अब मैस ऑफ द अर्थ भी चेंज नहीं होगा, कैपिटल जी भी चेंज नहीं होगा, आर जितना भी चेंज कर लें। अगर अब हम आर चेंज करते हैं तो साथ साथ बेटा ये स्मॉल जी भी चेंज होता चला जाता है, इसलिए ये कोई यूनिवर्सल चीज़ नहीं है जो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है। इसलिए हम इस फार्मूले के बजाय अगर रिलेशन को देखें कि वी एस्केप का आर के साथ, तो वो ये वाला रिलेशन हम लोग प्रेफर करेंगे जिसमें वी एस्केप या वी ऑर्बिटल का स्क्वायर रूट आर के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशन डिस्कस होगा। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा वी एस्केप में स्क्वायर रूट 2 एक्स्ट्रा है बनिस्बत वी ऑर्बिटल के, तो इसका मतलब जी एम ओवर आर स्क्वायर रूट तो वी ऑर्बिटल है, इसको स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी एस्केप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1.41 इंटू वी ऑर्बिटल। अब स्क्वायर रूट 2 जो है ये 1 पॉइंट यानी कि वी एस्केप वी ऑर्बिटल का स्क्वायर रूट 2 टाइम्स होती है, या हम इस स्क्वायर रूट 2 को सॉल्व करें तो 1.41 आता है, तो हम कह सकते हैं वी एस्केप इज 1.41 टाइम्स ऑफ द वी ऑर्बिटल। अगर बेटा जी मैं इस स्क्वायर रूट 2 को इधर डिवाइड कर दूं तो वी ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू वी एस्केप ओवर स्क्वायर रूट 2, दैट विल बी इक्वल टू 0.707 वी ऑर्बिटल। इसका मतलब है कि वी एस्केप ज़्यादा होती है, वी ऑर्बिटल कम होती है। वी एस्केप वी ऑर्बिटल का 141% होगी, अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में आ जाएगा, तो वी एस्केप इज़ 141% ऑफ द वी ऑर्बिटल, वेयर एज वी ऑर्बिटल इज़ 70.7% ऑफ द वी एस्केप बेटा जी। अब वी ऑर्बिटल वी एस्केप का हमारे पास 70% होती है, जबकि वी एस्केप वी ऑर्बिटल का 141% होती है। यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा, यहाँ पे आपने वी एस्केप लिखना है, ऑर्बिटल लिखा गया गलती से, इसे क्या लिखना है देखिएगा, ये वी एस्केप ओवर स्क्वायर रूट 2 था तो 0.707 इंटू वी एस्केप लिखेंगे यहाँ पे वी एस्केप, तो वी ऑर्बिटल वी एस्केप का 70% होगा। अब यहाँ पे मैंने ये बात बता दी हुई है, वी एस्केप और वी ऑर्बिटल स्क्वायर रूट आर के साथ इन्वर्स रिलेशन में है। अब वी ऑर्बिटल चूँकि लीनियर वेलोसिटी है तो लीनियर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, अब एक सर्कल में लीनियर डिस्टेंस उस सर्कल के सरकमफ्रेंस की इक्वल होता है 2 पाई आर ओवर कैपिटल टी। अब सिंगल सर्कल के लिए आर कांस्टेंट होगा तो वी ऑर्बिटल का टी के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा। जितना हमारे पास टाइम पीरियड बॉडी को ज़्यादा लगेगा इसका मतलब उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी कम होगी, जितनी जल्दी वो अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा उसका टाइम पीरियड कम होगा, तो इसका मतलब उसकी ऑर्बिटल स्पीड ज़्यादा है। तो ये सिंपल सी लॉजिक है कि स्मॉल टाइम में अगर चक्कर मुकम्मल होगा तो वी ऑर्बिटल ज़्यादा है, अगर जो है वो टाइम ग्रेटर ले लेता है वो एक चक्कर मुकम्मल करने में, तो इसका मतलब है कि फिर उसकी ऑर्बिटल स्पीड जो है वो कम है। अब बड़ा नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इसमें बड़ा जी हमारे पास कहते हैं ऑर्बिट्स इन विच टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जितना अर्थ की रोटेशन का टाइम पीरियड होता है यानी 24 आवर्स, उतना ही टाइम पीरियड हमारे पास अगर सैटेलाइट्स का है, तो जिन ऑर्बिट्स में वो मूव करेंगे उन ऑर्बिट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोला जाएगा। अब इसमें कहते हैं कि ये सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट्स होते हैं, टाइम पीरियड 24 आवर्स है। नेक्स्ट मैं डे और मिनट्स में भी इसको लिखूंगा। तो कहते हैं जी इसमें एंगुलर वेलोसिटी, अब एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन होता है
2 पाई ओवर कैपिटल टी। अब देखिएगा सैटेलाइट का टी और अर्थ की रोटेशन का टी दोनों सेम है, ऊपर 2 पाई आना है तो वो फैक्टर भी सेम है। तो एंगुलर वेलोसिटी रोटेशन ऑफ अर्थ की और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ये भी दोनों इक्वल होते हैं बेटा जी, एंगुलर वेलोसिटीज इक्वल होती हैं दोनों की। नेक्स्ट बेटा जी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, टाइम पीरियड किसकी इक्वल है जी 24 आवर्स के, जिसको सेकंड्स में 86,400 सेकंड्स लिखा जा सकता है या इसे 1 डे भी बोला जा सकता है। अब बेटा इनका रेडियस जो होता है उसके लिए रिलेशंस हैं, r³ इज इक्वल टू GMT² ओवर 4 पाई स्क्वायर। इस सारे का बेटा जी हमारे पास जो है ब्रैकेट के साथ इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैपिटल G कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। इसे हम बोलते हैं केपलर्स लॉ। अब बेटा इसकी वैल्यू मीटर्स में 4.23 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ मीटर्स है। अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो 42,300 किलोमीटर्स है, जबकि इसकी वेलोसिटी जो होती है वो 3.08 किलोमीटर पर सेकंड होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की या जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की। नेक्स्ट इसकी हाइट जो होती है अर्थ की सरफेस से वो 36,000 किलोमीटर होती है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा जी एक सैटेलाइट ओवरऑल अर्थ का कितना कवर करता है जी 120 डिग्री, और एक सैटेलाइट का दूसरे सैटेलाइट से फासला भी 120 डिग्री का होता है जी। इसलिए टोटल कितने सैटेलाइट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, 3 सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होते हैं 100% ऑफ द अर्थ कवर करने के लिए। नेक्स्ट बेटा जी इनमें जो वेव्स यूज़ होती हैं उन्हें रेडियो वेव्स बोलते हैं या माइक्रोवेव्स बोलते हैं, जो सैटेलाइट से अर्थ तक सिग्नल्स को भेजती भी हैं और रिसीव भी करती हैं। कितने टोटल स्टेशन हैं अर्थ के ऊपर जी, मोर देन 200 स्टेशन अर्थ के ऊपर मौजूद हैं। और इनको कितने कंट्रीज़ मैनेज कर रहे हैं, 126 कंट्रीज़ मैनेज कर रहे हैं। इसके बाद बेटा जी इंटेलसैट 6 हमारे पास एक सैटेलाइट है जो ज़्यादा लार्जेस्ट सिस्टम है सैटेलाइट से रिलेटेड। इसको 126 कंट्रीज़ जो है वो कर रहे हैं कवर अप, इसको देख रहे हैं, इसकी देखभाल कर रहे हैं, इसकी वर्किंग करवा रहे हैं। नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है इसमें माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स की वो 4, 6, 11, 14 गीगाहर्ट्ज़ होती है बेटा जी, गीगाहर्ट्ज़। जबकि ये कितना काम कर सकता है जी एट अ टाइम, ये 30,000 टू वे फ़ोन कॉल्स को मैनेज कर सकता है और 3 टीवी चैनल्स को मैनेज कर सकता है बेटा जी। दैट्स ऑल, फ़ी अमानिल्लाह।